हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिवॉल्ट्स के बारे में जानेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जानते हैं भिल रिवॉल्ट ऑफ 1818 के बारे में। द भिल रिवॉल्ट ऑफ 1818 was one of the first uprisings undertaken by a tribal group in the country। तो देखिए वन ऑफ द फर्स्ट जो ट्राइबल रिवॉल्ट था हमारी कंट्री में हुआ था उनमें से है द रिवॉल्ट ऑफ 1818। The reason for the uprising was the brutal treatment of the Bhils at the hands of East India Company, who denied them their traditional forest rights and exploited them। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये भिल ट्राइब है मेनली ये झारखंड वाले एरिया को बिलोंग करती है। उसके बाद जो रीज़न था अपराइजिंग का वो था बैड और ब्रूटल ट्रीटमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत सप्रेस और एक्सप्लॉइट कर रही थी हमारे ट्राइबल पीपल को। देयरफॉर जो ये भेल रिवॉल्ट ऑफ 1818 है ये स्टार्ट हुआ था। तो देखिए जैसा हम जानते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड होती है वो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। पर देखिए जैसे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया था जो हमारे ट्राइबल पीपल थे कि वो फॉरेस्ट में एंटर कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी जो कॉज बना था इस रिवॉल्ट का। The British responded by sending a force to suppress the rebellion and they did। तो देखिए अब रिबेलियन हो रहा था तो दूसरे साइड से ब्रिटिशर्स ने भी अपना पूरा ट्राई किया कि वो उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर सकें, बट इट वाज नॉट इन वेन एज द ब्रिटिश गिव कंसेशंस टू वेरियस टैक्सेस एंड रिटर्न फॉरेस्ट राइट्स एज अ पार्ट ऑफ पीस सेटलमेंट। तो देखिए फाइनली ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो जो हमारे ट्राइबल पीपल है बिल्स पीपल है उन लोगों को कुछ कॉन्सेशंस देंगे और उसके साथ साथ कुछ फॉरेस्ट राइट्स उनको वापस कर देंगे एक पीस सेटलमेंट के रूप में। लेकिन even though the British could claim to have suppressed the uprising, yet they were never able to achieve permanent peace in the areas inhabited by Bhils। तो देखिए वैसे पीस सेटलमेंट के बाद जो अपराइजिंग थी वो कुछ हद तक बैठ गई थी, पर इसके बाद ब्रिटिशर्स कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि वो भिल्स का जो रीजन था वहाँ पर कभी भी जो पीस है उसको मेंटेन कर पाते। नेक्स्ट अब हम जानेंगे तेलंगाना मूवमेंट। तो देखिए इसकी ड्यूरेशन है 1946 से लेकर 1952। द तेलंगाना मूवमेंट between 1946 to 52 of Andhra Pradesh was fought against the feudal operations of the rulers and local land owners। तो देखिए मेनली जो ये मूवमेंट हुआ था इट वाज अगेंस्ट द फ्यूजुअल ऑपरेशन जो लोकल लैंड ओनर्स और रूलर्स कर रहे थे। तो देखिए फ्यूजुअल ऑपरेशन का सिंपल सा फ्यूजुअल सिस्टम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूजुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो लैंड होता है वो किसी लैंड ओनर का होता है और सिंपली वहाँ पर टीनेंट्स यानी कि किराएदार काम करते हैं और रिटर्न में उनको लैंड ओनर को या तो उनको लॉयल्टी देनी होती है या फिर उनको एक सॉर्ट ऑफ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं अपने लैंड ओनर को। तो देखिए यहाँ पर जो फ्यूचुअल ऑपरेशन था जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे स्मॉल पीजेंट्स एंड फार्मर्स को। The agrarian social structure of Hyderabad emerged to be very oppressive in 1920s and thereafter। तो देखिए जो यहाँ पे एग्रेरियन जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत बिगड़ा हुआ था हैदराबाद में एट द टाइम। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी हंगर स्ट्राइक्स भी हो रही थी। In rural Telangana's political economy, the Jagirdars and Deshmukhs, locally known as Dora, played dominant role। तो देखिए तेलंगाना का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी उसमें जागीरदार और देशमुख दे प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल इन दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम जानेंगे अवध पीजन मूवमेंट के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। तो देखिए अवध पीजन मूवमेंट की जो ड्यूरेशन है वो आप 1920s के ऑनवर्ड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। The non-cooperation movement was not limited to cities, it also spread in the countryside। तो देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एनसीएम वो अराउंड 1920 जनवरी 1920 के आसपास स्टार्ट हो गया था। तो देखिए जो रूरल एरियाज में कंट्री साइड में जो एनसीएम था वो इन द फॉर्म ऑफ अवध पीजन मूवमेंट भी हम कह सकते हैं कि चल रहा था। द पीजन मूवमेंट इन अवध डिमांडेड थ्री थिंग्स: द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, द abolition of बेगार एंड अ सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था
सिंपली इन रूरल एरियाज। वहाँ पर जो मेनली अगर हम बात करें अवध की, तो इसे बाबा रामचंद्र, ये नाम आपको याद रखना, ये लेड कर रहे थे। इनकी एक मीटिंग हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, जिसके देयर आफ्टर इन्हें डिसाइड किया था कि हम अवध में अवध किसान सभा बनाएंगे। और धीरे धीरे बहुत सारी अवध किसान सभा बनी। और देखिए जो इनकी मेन डिमांड थी वो क्या थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार हमारे जो पीजेंट्स थे उनसे ले रही थी, उसको कम करना। अबॉलिशन ऑफ बेगार। तो देखिए बेगार एक ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पर जो पीजेंट्स और फार्मर्स होते थे उन्हें काम करना पड़ता था फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी पे उनको काम करना होता था। उस सिस्टम को हम कहते हैं बेगार सिस्टम। और ये चाहते थे सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी कि आपने नाइट धोबी बांध के बारे में सुना होगा, जहाँ पर जो वॉशरमैन और जितने भी वॉशरमैन्स वगैरह थे उन्होंने अपनी वॉशरमैन्स एंड बार्बर्स, हाँ, इन लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया था, यानी कि सोशल ऑपरेसिव बॉयकॉट भी कर रहे थे अपने लैंडलॉर्ड्स का। बेगार was the system of forced labor done by the villagers without any payment, as I have already told you. They were also exploited by talukdars and landlords and had to pay very high rents. तो देखिए इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड भी कर रहे थे, क्योंकि इनको जो रेवेन्यू होता था वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी देना होता था, एज वेल एज ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स को भी देना होता था। सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1926 से लेकर 1939 का जो फेज है इसे मिलिटेंट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन 48 एंड 52 बीपीएससी एग्जाम ऑफ 2008 में भी पूछा गया था। सो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जाम्स एज वेल। और मेनली दिस टॉपिक कैन बी इम्पोर्टेंट बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए 1925 से लेकर हम 34 का जो पीरियड है इसको भी कह सकते हैं। यहाँ पर 1926 से 39 दिया है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दिया है 1925 से 34। बोथ आर कंसिडर टू बी करेक्ट। देखिए क्योंकि सबसे, अगर हम वैसे भी बात करें जो सबसे क्लोजेस्ट और नियरेस्ट है 1926 एंड 39 एज वेल एज 1925 एंड 34। तो देखिए ये फेज with increasing hardships of workers, the signs of militant tendencies and revolutionary approach in trade unionism got expression into violent strikes since 1924। तो देखिए 1924 से ही स्ट्राइक्स चल रही थी ट्रेड यूनियंस के द्वारा, because they were just exploited, too much exploited by the British officials। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही थी वो चल रही थी। द कम्युनिस्ट गेन इन्फ्लुएंस इन एल ट्रेड यूनियन मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। तो देखिए मेनली महात्मा गांधी ही वॉज द लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। ये क्वेश्चन 48 एंड 52 बीपीएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी विल बी द राइट आंसर। द चंपारण सत्याग्रह was a peasants' uprising led by Mahatma Gandhi in the Champaran district of Bihar. The farmers in the region revolted against the British power against the imposed indigo cultivation between 1914 and 1916। तो देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी जी का ऐसा फर्स्ट रीजनल सत्याग्रह था जो इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में चंपारण में। ये चंपारण ये बिहार में लोकेटेड है। तो देखिए चंपारण का क्या केस था कि चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनको फोर्सफुली इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए कहा जाता था और दे वर नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिगो एक ऐसी क्रॉप होती है जिसे अगर एक बार लगा दिया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो द फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू ग्रो दिस बट they were forcefully suppressed or oppressed by the Britishers to grow indigo for them। तो इसके खिलाफ में ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि छोटा नागपुर रीजन के अलॉन्ग जितने भी एरियाज है दे वर मेनली अंडर बिरसा मुंडा। तो मेनली रांची का जो एरिया था दैट वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा एक्टिवली वर्कड इन रांची एंड द एरियाज नियर बाय टू सप्रेस द कॉलोनियल पावर्स इन द एरिया। सो इनका मेन इंटेंशन था कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं, कॉलोनियल
कॉलोनियल लॉज हैं इनको सप्रेस करना। बिरसा अलॉन्ग विद द मुंडा ट्राइब रिस्पॉन्डेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिवॉर्ड्स टू द ट्विन चैलेंजेस ऑफ अ ग्रेडियंट ब्रेक डाउन एंड द ब्रिटिश। तो मेनली ये ब्रिटिश के खिलाफ थे एंड ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से हट जाए, लेकिन ये वॉयलेंस पे बिलीव करते थे, यानी कि वॉयलेंस के थ्रू ही जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज है, वो इंडिया से हट जाएगा। और ये महात्मा गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे। पर जहाँ पर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक दूसरे के खिलाफ होता था, दैट वॉज ओनली अबाउट वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपलाह रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला। तो देखिए केरला में जो ये मोपलाह रिवॉल्ट है 1921 का, ये हुआ था। तो देखिए ये JPSC एग्जाम 2003 एज वेल एज 48th to 52nd एग्जाम BPSC एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द मोपलाह रेबेलियन, ऑल्सो नोन एज द मोपलाह रियॉट्स ऑफ 1921, was the culmination of a series of revolts by the मपीला मुस्लिम्स ऑफ केरला। तो देखिए मपीला जो मुस्लिम्स थे केरला के, उन्होंने स्टार्ट किया था मोपलाह मूवमेंट को इन द 19th century and early 20th centuries against the British and the Hindu landlords in Malabar, यानी कि नॉर्दर्न केरला में हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट वॉज एन आर्म्ड रिवॉल्ट। तो देखिए ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जहाँ पर वॉयलेंस हुआ था बहुत ज़्यादा एंड मेनली द आर्म्स, मेनली द वेपन्स वर यूज्ड इन दिस रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि जो ऑल इंडिया किसान सभा थी, यानी कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था अवध किसान सभा थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनना स्टार्ट हुई थी। तो देखिए जो फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा थी ये भी लखनऊ में बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। All these radical developments on the peasant front culminated in the formation of All India Kisan Sabha at Lucknow session of Indian National Congress, April 1936, with Swami Shahazanand Saraswati elected as its first president। तो देखिए जो 1936 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, यहाँ पर मेनली जो ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन था, इट वाज डिसाइडेड एंड फाइनली मेड। और जो स्वामी शाहजानंद थे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इनके बारे में, ये बने थे ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट। कोल रिवॉल्ट ऑफ 1831 to 32 जो इसका पीरियड था, इट वाज लेड बाय होम? तो देखिए JPSC एग्जाम 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धू भगत। तो देखिए यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि बुद्धू भगत। ही वॉज द लीडर ऑफ दिस कोल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1831 to 32 के बीच में जो हुआ था। इन 1831 द कोल ट्राइब्समैन ऑफ छोटा नागपुर who were upset over exploitation by the agents of East India Company rose in revolt against the EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये लोग बहुत परेशान हो गए थे ये ट्राइब। देयरफॉर इन्होंने कोल रिवॉल्ट किया 1831 से 32 के बीच में जिसका पीरियड था। तो देखिए ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया कोल ट्राइब ने। द रेबल कोर्स वर अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत। तो देखिए मेनली जो लीडर्स थे वो थे बुद्धू भगत, जोआ भगत, जिंदरी मानकी, मदारा महातो एंड अदर्स। तो देखिए मेनली यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हुआ द मेन लीडर ऑफ दिस रिवॉल्ट, तो बुद्धू भगत, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथल रिवॉल्ट वाज लेड बाय होम? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सिद्धू कान्वू एज वेल एज चांद भैरव, इन दोनों ने लेड किया था संथाल रिवॉल्ट ऑफ 1856 to 57 के बीच में जो संथाल रिवॉल्ट हुआ था। सिद्धू कान्हू एंड चांद भैरव इन दोनों ने इसको लीड किया था। On 30th June 1855, 2 years before the Great Revolt of 1857 से just 2 साल पहले, two संथाल brothers Sidhu and Kanhu Murmu organized 10,000 Santhals and proclaimed a rebellion against the British. The tribals took an oath to drive away the British from their homeland. तो देखिए इन लोगों ने एक शपथ भी ली थी कि ये ब्रिटिशर्स को अपने होमलैंड से निकाल कर ही रहेंगे। और ये 1855 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिबा फूले। तो देखिए ज्योतिबा फूले ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का मतलब होता है ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। तो देखिए ये सत्य शोधक समाज का मतलब ट्रुथ सीकर सोसाइटी होता है, वो तो सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन पुणे। तो देखिए पुणे में ये सोसाइटी फॉर्म हुई थी महाराष्ट्र में ऑन 24 सितंबर 1873 को। ज्योतिबा फूले ने इन्होंने पुणे में इस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। इसके जो फाउंडर थे मेन वो थे ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले या फिर, और जो एरिया सर्व था वो महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र का भी मेनली पुणे का रीजन सर्व किया था इन्होंने। और ये कब फॉर्म हुई थी? 24 सितंबर 1873 को, और प्लेस पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर रिवॉल्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध में बाबा रामचंद्र इन्होंने स्टार्ट किया था फार्मर रिवॉल्ट को। मेनली यहाँ पर अवध में अवध किसान सभा का भी फॉर्मेशन हुआ था। मेनली जो ये बाबा रामचंद्र हैं ये पहले फिजी में एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक फार्मर और वर्कर बनकर गए थे। आफ्टर दैट जब ये इंडिया वापस आए तो उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था अवध में, मेनली जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पर फार्मर्स रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। Baba Ramchandra was an Indian trade unionist who organized the farmers of Awadh, India, into forming an united front to fight against the abuses of landlords in 1920s and 30s में। मेनली जो इनका रिवॉल्ट था ये स्टार्ट हुआ था, और मेनली जो भी इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन और सप्रेशन होता था लैंडलॉर्ड्स द्वारा पुअर फार्मर्स और पीजेंट्स के ऊपर, इसके अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bhil's revolt was against, तो देखिए भिल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, हमें यहाँ पे मेनली रीजन बताना है कि कौन सा रीजन था जहाँ पर भिल्स ने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रीजन था यहाँ पर ही भिल्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पर जो अपराइजिंग थी या फिर रिवॉल्ट था इसको लेड किया था। दिस अपराइजिंग टुक प्लेस इन द खानदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मेनली जो खानदेश रीजन था यहाँ पर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवा राम ड्यू टू द अग्रेरियन हार्डशिप। तो देखिए यहाँ पर अग्रेरियन हार्डशिप थे, हार्डशिप यानी कि मेनली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो मेनली इसके अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट चल रहा था, और उसके जो लीडर थे वो थे सेवा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following may be regarded as the labor association in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो बॉम्बे की जो मिल हैंड्स एसोसिएशन है इसको रिगार्ड करते हैं एज द लेबर एसोसिएशन अमंग दीज ऑप्शंस। तो देखिए The native place of Narayan Meghaji Lokhande was the Khanesar near Sasawat in Pune district। तो देखिए जो नारायण मेघाजी लोखंडे हैं इनका जो लिविंग प्लेस था वो मेनली पुणे डिस्ट्रिक्ट के खानेसर एरिया के पास था। ही फॉर्म द मिल वर्कर्स यूनियन नोन एज बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1890 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। दिस वर्कर्स यूनियन इज बिलीव टू बी द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा इसका फॉर्मेशन हुआ था। द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा वॉज पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। द AIUKS was founded around the late 1930s by Swami Sahajanand Saraswati. Sahajanand Saraswati had broken away from the All India Kisan Sabha in 1945, being opposed to the increasing communist domination of the movement। तो देखिए जो ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा है ये मेनली एक पीजेंट की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और इसका फॉर्मेशन 1936 में हुआ था। और स्वामी सहाजानंद सरस्वती ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस किसान सभा। और इसके अलावा जो शाहजानंद थे ये इस यूनियन से, इस किसान सभा से बाहर चले गए थे, यानी कि निकल गए थे 1945 में, क्योंकि ये अपोज कर रहे थे इंक्रीजिंग कम्युनिस्ट डोमिनेशन इन इंडिया। कम्युनिस्ट का जो डोमिनेशन था इंडिया में इसको अपोज करने के कारण ये ऑल इंडिया किसान सभा से निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधीजी's चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर। तो देखिए WPSC एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है चंपारण मूवमेंट के बारे में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो वर्कर्स। तो महात्मा गांधी जी ही वॉज जस्ट वर्किंग इन चंपारण फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स। तो इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि ये इंडिगो को अब ग्रो ना करें और ब्रिटिशर्स को अपोज करें, पर वो ब्रिटिशर्स फिर भी उनको फोर्स कर रहे थे। तो मेनली ये प्रॉब्लम थी चंपारण की, जहाँ पर गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1916-17। इसका मेनली जो टाइम पीरियड है ये आपने याद रखना है। उसके बाद the farmers of Champaran, a village in Bihar, were forced to grow indigo by the European planters instead of the food crops which were necessary for their survival। अब देखिए पीजेंट्स के सर्वाइवल के लिए जो फूड क्रॉप्स थी वो नेसेसरी थी, पर उनको क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो को ग्रो करें। द यूरोपियन प्लांटर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड विच वॉज द मेन रीजन फॉर द प्रोटेस्ट। मैंने आपको बताया इसके बारे में कि प्रोडक्टिविटी जो लैंड की होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट मेनली हो रहा था। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। WPSC एग्जाम 2007 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इन्होंने फॉर्म किया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। The Harijan Sevak Sangh is a non-profit organization founded by Mahatma Gandhi in 1932 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है इसकी फॉर्मेशन डेट। टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की परंपरा थी उसको ख़त्म करने के लिए मेनली इस ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को फॉर्म किया गया था। वर्किंग फॉर हरिजन और दलित। तो देखिए हरिजन मतलब द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, या फिर दलित इनके लिए इनके अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो भी इनको सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा होता था उसमें जो इनका सप्रेशन होता था, इसके खिलाफ ये ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का फॉर्मेशन हुआ था। एंड मेनली ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। डिप्रेस्ड क्लासेस यहाँ पे रेफर करता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल को। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो ये ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये भी एक एसोसिएशन थी जिसका फॉर्मेशन BR अम्बेडकर जी ने किया था। ये भी अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स के लिए ही थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 वॉज पास्ड बाय होम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इन्होंने पास किया था फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज अडॉप्टेड इन 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। अ फैक्ट्री कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1885। तो देखिए फैक्ट्री कमीशन इसका फॉर्मेशन भी याद रखना है 1885 में हुआ था। द 1881 एक्ट एम्ड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर। इसका इंटेंशन था कि जो वर्किंग कंडीशन है लेबर की उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। तो देखिए इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7। इसके अलावा जितने भी चिल्ड्रन थे उनका अगर एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा था अंडर 7 ईयर्स की एज में तो उसको भी प्रोहिबिट यहाँ पर कर दिया था, यानी कि रोक लग गई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। फॉर फ्री PDF यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।